हेलो दोस्तों, आज हम लव विदाउट लिमिट्स का 24वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लड़के के जाते ही लड़की किसी को कॉल कर बोलती है, तो क्या सोचा तुमने? ओ सॉरी। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? जाहिर सी बात है, मेरा काम करने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सामने से दूसरी लड़की की आवाज आई, कौन हैं आप, और उसके साथ ऐसा क्यों करना चाहती हैं? लड़की बड़े आराम से उसके सवालों का जवाब देती है, उफ यार, मुझसे सवाल करने से पहले अपनी औकात तो देख ली होती बेबी। तुम्हें लगता है तुम इस वक्त कोई सवाल करने के सिचुएशन में हो? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। कल शाम तक मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए, वरना कल रात तुम्हारी फैमिली तुम्हारी फिल्म देख रहे होंगे। तुम्हारी कौन सी फिल्म ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना? बोल लड़की कॉल कट कर देती है। सुबह के वक्त अधिराज मिश्का के साथ गार्डन में टहल रहा था जब उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, कैसी हो मिश्का? दोनों पलटकर देखते हैं तो सामने रुद्रांश खड़ा था। अधिराज उसे देख बोला, क्या भाई, मामा बनने की खबर मिलते ही तू तो जैसे गायन ही हो गया। बोल कर गया था अभी आता हूँ, और अब रहा है महीनों बाद। मिश्का रुद्रांश को इग्नोर कर आगे बढ़ते हुए बोली, इनके लिए मामा बनना कौन सी बड़ी बात होगी राज, इन्होंने कभी मुझे सीरियसली नहीं लिया तो मेरे बच्चे को क्या ही लेंगे। वहीं अधिराज रुद्रांश के चेहरे पर बिखरी दिखावटी मुस्कुराहट देखते ही समझ चुका था कि कहीं जरूर कुछ गड़बड़ है। रुद्रांश मिश्का के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, सॉरी बाबा, गलती हो गई। पर तू भी जानती है, जरूरी नहीं होता तो मैं ऐसे बिना बताए नहीं जाता। तेरी प्रेगनेंसी की बात सुन सब इतने खुश थे मिश्का, ऐसे में क्या बोलता तू ही बता। मिश्का हाथों को फोल्ड कर मुंह बनाती हुई बोली, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, नाराज में नहीं ये है। बोलते हुए मिश्का अपने पेट के तरफ इशारे करती है। रुद्रांश स्माइल करता हुआ बोला, फिर ठीक है, क्योंकि इनको मानने के लिए मैं अपने साथ इनके पसंद की ढेर सारी चीजें लाया हूँ। साथ ही इनकी मॉम से मिलने इनकी मामी और नानू को लाया हूँ। मिश्का खुश होती हुई बोली, क्या डैड और तान्या दी भी साथ आए हैं? बोल मिश्का तेज कदमों से घर के तरफ बढ़ने लगती है। तभी पीछे से अधिराज की आवाज आती है, बटरफ्लाई। अधिराज की आवाज सुनते ही मिश्का के कदम धीमे हो जाते हैं। ये देख रुद्रांश मुस्कुरा देता है। मिश्का के जाते ही अधिराज रुद्रांश से बोला, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? रुद्रांश एक गहरी सांस लेता हुआ बोला, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पुराने फैक्ट्री को खाली करवाकर अनवांटेड सामान वहां भरवा दिए थे, जिसके नुकसान से कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला था। पर अधिराज माथे पर सिकन लिए बोला, पर क्या? रुद्रांश कुछ फोटोज दिखाता हुआ बोला, पर टारगेट अब ये भी है। ये तस्वीर अधिराज के नए फैक्ट्री की थी, जहां नए सामानों के साथ पुराने फैक्ट्री के सारे सामान रखवाए गए थे। हुआ कुछ यूं था कि रुद्रांश को ये पता चल चुका था कि कोई पुराने फैक्ट्री को टारगेट कर रहा है। मिश्का की प्रेगनेंसी की वजह से वो अधिराज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अधिराज एक नजर रुद्रांश के देख बोला, इसके मास्टरमाइंड की कोई इंफॉर्मेशन? रुद्रांश नामे सिर हिलाता हुआ बोला, अब तक तो नहीं, क्योंकि ये जो भी है वो लोगों की बहुत बड़ी चेन यूज कर रहा है। डायरेक्ट खुद कुछ करता तो अब तक पकड़ा जाता। मिश्का की प्रेगनेंसी के वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था,
पर अब जरूरी है भाई। अधिराज कुछ सोचता हुआ बोला, मार्क से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उससे बात होनी जरूरी है। उसके लिए भी और मेरे लिए भी। रुद्रांश हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, मेरी टीम कोशिश कर रही है। मार्क का हर लोकेशन गलत आ रहा है। कोई मार्क को सभी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। कोई बड़ा गेम है भाई। बट आई प्रॉमिस 2 दिनों में सब निकाल लूंगा। अधिराज हल्के से स्माइल कर रुद्रांश के शोल्डर पर हाथ रखता हुआ बोला, कल ऑफिस में बात करते हैं। जिन लोगों की इंफॉर्मेशन मिली है सभी को देखना चाहता हूं मैं, शायद कोई जाना पहचाना चेहरा ही दिख जाए। रुद्रांश हाँ में सिर हिला देता है। अधिराज रुद्रांश को साथ लिए घर के तरफ बढ़ जाता है। अगले दिन सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब वाणी आर्यन मेंशन में आती है। एक गार्ड वाणी को साथ लिए अंदर आता है। वाणी को देख तृप्ति बुरी तरह चिढ़ते हुए बोली, मानना पड़ेगा वाणी, बेशर्मी की भी हद होती है। तुम्हारे अंदर अब भी इतनी गट्स बची है जो तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई। वाणी अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो नजरें चुराती हुई एक कार्ड गार्ड को देती हुई बोली, मैं बस तुम लोगों को ये फेयरवेल कार्ड देने आई थी। कल कॉलेज में हमारी फेयरवेल पार्टी है, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम मुझे मिला था तो। तृप्ति वाणी की बात पूरी होते ही बोली, तुम्हारा हो गया हो तो चलो निकलो यहाँ से, लीव वाणी। वाणी एक नजर विवान को देखती हुए बोली, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, प्लीज हो सके तो मुझे माफ। तृप्ति उसकी बात काटते हुए एक बार फिर बोली, नहीं करेंगे, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, नाउ लीव। उद्धरण चिन्ह। विवान तृप्ति को टोकता हुआ बोला, तृप्ति रिलैक्स। बोल। विवान वाणी से बोला, हम कल फेयरवेल में जरूर आएंगे। विक्रांत सर ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, अब तुम जाओ। गार्ड वाणी को साथ लेकर जाने लगता है। वाणी रुककर एक नजर विवान को देख बोली, आई एम सॉरी विवान, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोल। वाणी चली जाती है। वहीं विवान उसकी सॉरी के पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करने लगता है, जो कि उसे इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तृप्ति विवान को घूरते हुए बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता विवान। विवान तृप्ति को पकड़ता हुआ बोला, हाँ पता है, पर स्टूपिड उससे नाराजगी जताकर उसे वैल्यू क्यों देनी है तुझे? नाराज होने के लिए कोई रिश्ता भी तो होना चाहिए ना। नाराजगी भी काफी कीमती होती है, हर किसी पर खर्च नहीं करते। अब चल ब्रेकफास्ट कर। मिश्का स्माइल करती हुई बोली, क्या बात है? विवान इज बैक। हाँ। विवान मिश्का के बालों पर हाथ फेर उन पर किस करता हुआ बोला, दिस टाइम मोर स्ट्रोंगर। विवान की हरकत पर मिश्का आंखें बड़ी कर अधिराज को देखती है, जो आंखें छोटी कर विवान को ही देख रहा था। विवान ऑफिस बैग उठाता हुआ बोला, रिलैक्स भाई, डेड बनने वाले हो, अब तो शक करना बंद कर दो। बोल। विवान अपने टैब पर कुछ चेक करता हुआ बाहर के तरफ जाने लगता है। अधिराज उसे आवाज देता हुआ बोला, विवान आज मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगा, कुछ जरूरी काम है। स्मिता जी अधिराज को याद दिलाती हुई बोली, पर अधिराज, आज तो तुम्हें मिशी को डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए लेकर जाना है। अधिराज के दिमाग से इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे निकल गई उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। आज फाइनली वो अपने बच्चे की धड़कने सुनने वाला था। वहीं मिश्का का मूड आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो इन दिनों काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। मिश्का मुंह बना अधिराज को देख रही थी। अधिराज कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो काफी दिनों से ये सब झेल रहा था।
विवान एक नजर मिश्का और अधिराज को देखता हुआ बोला, भाई, मिश्का की शिफ्ट पूरी कर ऑफिस आ जाना आप, मैं निकलता हूँ। बोल विवान मुस्कुराता हुआ निकल जाता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर मिश्का और अधिराज को अपने साथ एक केबिन में लेकर जाती हैं। सारे प्रोसेस होने के बाद डॉक्टर मिश्का के पेट पर मशीन लगाती हैं। पेट पर मशीन लगाते ही सामने लगे स्क्रीन पर अधिराज को मूवमेंट्स दिखने लगते हैं। बच्चे को मूव करता देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। डॉक्टर अधिराज से बोली, लीजिए मिस्टर आर्यन, अपने बच्चों की धड़कनें सुनिए। डॉक्टर के बोलते ही एक मशीन से कुछ आवाजें निकलने लगती है। अधिराज आवाज सुन एक नजर मिश्का को देखता है और मुस्कुरा देता है। वापस घर लौटते वक्त अधिराज बिल्कुल शांत था। मिश्का उसे इतना शांत देख इरिटेट होती हुई बोली, खुश हो, हैरान हो, नाराज हो, हुआ क्या है, इतने शांत क्यों हो? कुछ तो बोलो। अधिराज कार साइड में रोक एक नजर मिश्का को देख झुककर उसके पेट पर किस करता हुआ बोला, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा बटरफ्लाई, इसकी धड़कने सुनने के बाद मैं क्या फील कर रहा हूँ, एक्सप्रेस करना मुश्किल है। अधिराज आगे बढ़ मिश्का के होठों को हल्के से छूता हुआ बोला, तुमने जो खुशी मुझे दी है ना बटरफ्लाई, उसके सामने थैंक यू बहुत ही छोटा सा शब्द है। मैं बार बार तुम्हें थैंक यू बोलकर इसे प्राइजलेस नहीं बनाना चाहता। आज ऑफिस जाना जरूरी ना होता तो मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उद्धरण चिन्ह। मिश्का अधिराज की बात पूरी होते ही बोल पड़ी, मैं और बेबी बिल्कुल ठीक है राज, डॉक्टर ने बताया ना, सब नॉर्मल है। बस मुझे थोड़ी आइसक्रीम और पेस्ट्रीज खिला दो, फिर आप ऑफिस चले जाना। वो क्या है ना, आपकी परमिशन के बिना स्टाफ मुझे डाइट से अलग कुछ और खाने नहीं देते। अधिराज उसकी बात सुन हंसने लगा। अधिराज उसकी उंगली में अपनी उंगलियां फंसता हुआ बोला, लव यू बटरफ्लाई। बोल अधिराज कार घर की जगह अपने होटल के तरफ बढ़ा देता है। होटल पहुंचते ही मिश्का अधिराज को नासमझी से देखती हुई बोली, राज, हम यहाँ क्यों आए हैं? अधिराज मुस्कुराता हुआ बोला, फॉर अ चेंज, घर पर रहते रहते काफी बोर हो गई थी ना तुम, आज पूरे दिन यहाँ रहो। 2 लेडीज स्टाफ मेंबर तुम्हारे साथ रहेंगी। जो खाना है, जो करना है तुम उनसे पूछ कर सकती हो, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मैं शाम में लेने आऊंगा तुम्हें, ओके? बोल अधिराज सामने के तरफ इशारा करता है, जहां 2 लेडी चेहरे कर स्माइल लिए खड़ी थी। मिश्का को बाय बोल अधिराज ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला देख विवान अचानक ही कॉन्फ्रेंस रूम में चला आता है, जहां रुद्रांश, तरुण और दिशा स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख आपस में बातें कर रहे थे। दिशा स्क्रीन पर तस्वीर लगती हुई बोली, और ये है मार्क, जिसका मिलना बहुत जरूरी है। कोई है जो मार्क के लोकेशन से खिलवाड़ कर रहा है, जो ये नहीं चाहता कि हम मार्क तक पहुंचे। रुद्रांश बोला, आई एम श्योर, ये जो भी है उसकी नजर मार्क के पोजीशन पर है। तरुण बोला, मार्क के पोजीशन पर वो एक माफिया है। दिशा नामे सिर हिलाती हुई बोली, नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। ये सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं कि मार्क रसियन माफिया का हेड है। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश बोला, हम मार्क इंसान अच्छा है, वो इल्लीगल काम सिर्फ इल्लीगल लोगों के लिए करता है, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन है। बहुत ही बैलेंस तरीके से चलाता है वो इस बिजनेस को, उसकी जगह किसी और ने ले ली तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा।
तरुण कुछ सोचता हुआ बोला, मुझे लगता है कोई उसके नाम से इल्लीगल बिजनेस चला रहा है। I mean, रुद्रांश उसकी बात बीच में कटता हुआ बोला, जिसकी नजर अब उसके पावर पर है। अचानक ही स्क्रीन पर 4 लोगों की तस्वीर आई। दिशा उन तस्वीरों को देख बोली, इस एक रोनी को छोड़ बाकी के ये 3 लोग, जिनकी हमारे पास अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चारों में से एक तस्वीर देख विवान के मुंह से निकला, लुइस का भाई। विवान की आवाज सुन सब पलटकर उसे देखते हैं। रुद्रांश बोला, विवान तुम यहाँ, क्या तुम जानते हो इनमें से किसी को? विवान हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, हाँ, पर मुझे पहले ये बताइए कि आप लोग एक माफिया की मदद क्यों करना चाहते हैं? दिशा आगे आती हुई बोली, विवान सर, बस यूं समझ लीजिए मार्क का हम पर बहुत ही बड़ा कर्ज है। तरुण बोला, मार्क से पहली बार हॉस्पिटल में मिला था, उसने मेरी और भाई की जान बचाई थी। कंफ्यूज मत होना विवान, हॉस्पिटल में हम नहीं मार्क था, हुआ ये था कि कोई मार्क के नाम को इस्तेमाल कर भाई की जान लेना चाहता था। वक्त रहते मार्क को ये बात पता चल चुका था। इन मौके पर मार्क ने हमारी लोकेशन को अपने लोकेशन पर मैच करवा दिया। जो बुलेट भाई के लिए आगे वाला था, वो अब मार्क को जा लगा था। क्योंकि भाई के लोकेशन पर भाई नहीं मार्क पहुंच चुका था, यहाँ से भाई और मार्क की दोस्ती हुई। भाई ने उसे लीगल बिजनेस करने को कहा और उसके लीगल बिजनेस में पैसे भी लगाए। बदले में भाई को मार्क से पावर, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिला। विवान अब भी थोड़ा कंफ्यूज था। वो अपनी कंफ्यूजन दूर करता हुआ बोल, अब आप लोगों को कैसे पता चला कि मार्क की जान को खतरा है? रुद्रांश बोला, जैसे मार्क को पता चला था, कोई उसके सिग्नेचर को इस्तेमाल कर भाई तक पहुंचने वाला था। अब कोई मार्क तक पहुंचे के लिए हमारे सिग्नेचर को इस्तेमाल कर रहा है। मार्क हमारे बुलाने पर जरूर आएगा। मैं, तरुण, अधिराज भाई, केशव अंकल और तुम। विवान चौंकता हुआ बोला, मैं कैसे? I mean, हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते, फिर वो मेरे बुलाने पर क्यों? रुद्रांश उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोलता है, क्योंकि तुम आर्यन हो। मुझे अधिराज भाई और तरुण को मार्क पर्सनली जानता है। मार्क भाई की कंपनी के साथ बिजनेस करता है, इसलिए वो आर्यन फैमिली के हर बिजनेसमैन को जानता है। पहले केशव आर्यन और अब तुम विवान आर्यन। दिशा विवान से बोली, गलती से या अनजाने में तुमने कहीं कोई सिग्नेचर किए हो तो याद करने की कोशिश करना विवान। हमारे पास सिर्फ कल शाम तक का वक्त है। विवान नासमझी से बोला, कल शाम तक का वक्त है मतलब? रुद्रांश बोला, मतलब, लीड मिली है कि कोई कल रात ही मार्क को मारने का प्लान कर रहा है। तरुण विवान के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, तुम नहीं जानते विवान, पर मार्क ने भले ही एक बार भाई की जान बचाई हो, पर उन्हें उनके दुश्मनों से कई बार प्रोटेक्ट किया है। कई बार उसने खतरे को भाई तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। वक्त और हालातों के सामने हार मान वो इल्लीगल काम करने लगा। बट ही इज अ मैन विथ गोल्डन हार्ट, बहुत बड़ा दिल है उसका, पर सिर्फ यारों का यार है वो। बाकियों के लिए मार्क, सिर्फ मार्क। तभी पीछे से आवाज आई, विवान, यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर अपना काम करो। इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हम सब देख लेंगे। रुद्रांश पल के झपका उसे जाने का इशारा करता है। विवान अधिराज को देख हाँ में सिर हिला वहां से चला जाता है। सभी लोग अधिराज को एक के बाद एक सारी तस्वीरें दिखाते हैं। अधिराज सबके साथ काम में इतना बिजी हो जाता है कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता।
तान्या के कॉल से सभी को वक्त का पता चलता है। रुद्रांश नाम देखे बिना कॉल रिसीव कर स्पीकर पर रख देता है। सामने से तान्या की आवाज आती है, रुद्र इतनी भी क्या नाराजगी कि तुम घर नहीं आ रहे हो गया यार, प्लीज घर चले आओ। रुद्रांश एक नजर सभी को देखता है, सब उसे ही देख रहे थे। रुद्रांश सिचुएशन संभालता हुआ बोला, कुछ देर में आता हूँ। तान्या खुश होती हुई बोली, जल्दी आओ साथ में डिनर करेंगे। रुद्रांश बोला, तान्या आप खा लो, मुझे लेट होगा। उद्धरण चिन्ह। तान्या उदास होती हुई बोली, रुद्र रात के 11 बज रहे और कितना लेट, आज मैंने खुद डिनर बनाया है, तुम आओ मैं वेट करूंगी। रुद्रांश कुछ बोलता उससे पहले ही तान्या कॉल कट कर देती है। रुद्रांश एक गहरी सांस लेता हुआ फिर से काम में जाता है। अधिराज फाइल बंद करता हुआ बोला, चलो घर जाओ सब, कल सुबह मिलते हैं। आज जितनी कोशिश करनी थी कर चुके, अब कल फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे। तरुण सोचता हुआ बोला, भाई एक बात बोलूं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा ये सब किसी का प्लान है। मार्क का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा। अधिराज तरुण के कंधे पर हाथ रख बोला, तरुण कल बात करते हैं। घर जाओ रेस्ट करो, काम के चक्कर में हम फैमिली को नहीं भूल सकते। तरुण हाँ में सिर हिला देता है। सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पार्किंग में जाते हुए अधिराज रुद्रांश से बोला, रुद्र मुझे नहीं जानना क्या चल रहा तेरे और तान्या के बीच, बस ये जान ले जितना दूर रहेगा उतनी दूरी बढ़ेगी। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराता हुआ बोला, सब ठीक है भाई, आई लव हर। आपकी बात का मैं ख्याल रखूंगा। बस थोड़े बिजी हो गए थे दोनों, पहले वो और अब मैं। आज बात करता हूँ तान्या से, आई नो वो मुझे समझेंगी। अधिराज हाँ में सिर हिला घर के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते अधिराज कॉन्फ्रेंस रूम में जो भी बातें हुई उस बारे में सोचता रहा, जैसे सारी बातों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हो। सोचते हुए फाइनली वो घर पहुंच जाता है। घर के हॉल में लाइट ऑन देख अधिराज एक पल को सोच में पड़ जाता है। वो तेज कदमों से घर के अंदर आता है। घर के सारे ही लोग हॉल में बैठे थे। स्मिता जी के गोद में सिर रख सोफे पर ही सो चुकी थी। विवान अधिराज को इशारे से, भाई फोन कहना है आपका। अधिराज पॉकेट से फोन निकलता हुआ बोला, वो साइलेंट पर है। तभी केशव जी बोले, और मिश्का। अधिराज बिना सोचे बोला, वो घर पर होगी और कहाँ। तभी उसे याद आया वो मिश्का को अपने होटल छोड़कर गया था। अधिराज बिना किसी से कुछ बोले बाद सोफे रख बाहर भागता है। विवान उसके पीछे जाता हुआ बोला, क्या हुआ भाई, कहाँ है मिशी। अधिराज कार में बैठने से पहले बोला, वो ठीक है मैं उसे अभी के कर आता हूँ। बोल अधिराज अपनी कार होटल के तरफ भागा देता है। पूरे रास्ते वो खुद को कोसता हुआ जा रहा था, उसने आज हद ही कर दी थी। अधिराज होटल पहुंचता है। सारे स्टाफ उसे इतनी रात को होटल में देख हैरान थे। अधिराज सभी को इग्नोर कर अपने पर्सनल स्पेस के तरफ बढ़ जाता है। अधिराज को देख दोनों लेडी सोफे से उठ जाती है। अधिराज उन्हें देखता है। उनमें से एक लेडी बोलती है, मैडम कुछ देर पहले ही सोई हैं सर। अधिराज हाँ में सिर हिला बोला, अब आप दोनों जा सकती हैं। दोनों लेडी वहां से चली जाती है। अधिराज बेड में जाकर देखता है तो मिश्का बड़े आराम से सो रही थी। अधिराज एक गहरी सांस लेता हुआ अपने कोट को खोल सोफे पर रख मिश्का के पास जाकर लेट जाता है। अधिराज का एहसास पाते ही मिश्का हल्के नींद में बोली, आपकी शाम हो गई मिस्टर आर्यन।
अधिराज मिश्का को पीछे से अपनी बाहों में भरता हुआ बोला, सॉरी बटरफ्लाई, मैं खुद परेशान हूँ अपनी हरकतों से। मिश्का अधिराज की बातों में उसकी परेशानी और थकावट साफ महसूस कर पा रही थी। मिश्का पलटकर अधिराज की आंखों ने देखती है, वो वाकई काफी थका हुआ था। मिश्का बेड पर ले बैठ अधिराज को अपने गोद में सिर रखने का इशारा करती हुई बोली, कुछ देर रिलैक्स कर लीजिए। अधिराज स्माइल करते हुए मिश्का की गोद में अपने सिर को रख देता है। कुछ देर बाद अधिराज मिश्का के पेट पर किसकर पेट के आसपास अपने हाथ लपेट बड़े सुकून से आंखें बंद कर लेता है। उसे कहाँ पता था उसकी लाइफ में ये सुकून बस कुछ वक्त का मेहमान है। मिश्का साइड टेबल पर रखे अधिराज के फोन से घर केशव जी को कॉल कर बोलती है, हेलो पापा, रात काफी हो गई है, हम कल सुबह घर आ जाएंगे। केशव जी मिश्का से पूछते हैं, बेटा तुम हो कहाँ सुबह से, तुम ठीक तो हो ना? मिश्का बड़े आराम से केशव की को जवाब देती है, हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राज के होते हुए मुझे क्या ही हो सकता है। घर पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ही राज से कहा वो आज मुझे अपने होटल लेकर चलें। बस यहीं रुक हुए हैं हम दोनों। केशव जी बोले, ठीक है बेटा ख्याल रखना। वहीं मिश्का की बातें सुन अधिराज मुस्कुरा रहा था। उसकी वाइफ उसे उसके डैड से बचाने को कोशिश कर रही थी। इधर रुद्रांश और तान्या के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों की चुप्पी उनके बीच दूरियां बढ़ा रही थी। रुद्रांश बिना शोर किए घर के अंदर आता है। उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर सिर टिकाकर सो रही तान्या पर गई। ये देख उसे काफी बुरा लगा। वो काफी दिनों से तान्या को इग्नोर कर रहा था। ऑफिस बैग सोफे पर रख रुद्रांश अपने शर्ट के स्लीव्स फोल्ड कर सीधा तान्या के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तान्या हड़बड़ाते हुए उठी। रुद्रांश को देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुश होती हुई बोली, तुम आ गए। रुद्रांश रूम के तरफ बढ़ता हुआ बोला, सपने से बाहर आए मैडम, बहुत जोरों की भूख लगी है। बोलते हुए रुद्रांश तान्या को रूम में लेकर चला आता है। तान्या रुद्रांश को देख बोली, हाँ तो चलो डिनर करते हैं, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश। रुद्रांश तान्या को बेड पर सुलाता हुआ बोला, डिनर ही तो करने आया हूँ। आपको आइडिया भी है कितने दिनों से भूखा रखा है आपने मुझे? रुद्रांश की बातें सुन तान्या की आंखें नम हो जाती है। तान्या नम आंखों से रुद्रांश को देख बोली, सॉरी रुद्र, सॉरी कि मैंने तुम्हारे बारे नहीं सोचा। आई प्रॉमिस मैं अब से हमारे रिश्ते को वक्त देने की पूरी कोशिश करूंगी। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज करूंगी। रुद्रांश अपनी शर्ट उतरता हुआ बोला, मम, एंड आई एम सॉरी टू, मुझे ये काफी पहले कर लेना चाहिए था। किसी भी सिचुएशन में आपको अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा। डिनर शुरू करें। तान्या हल्के से उठकर रुद्रांश के होठों पर अपने होंठ रख देती है। एक लंबी किस के बाद तान्या रुद्रांश से दूर होती हुई बोली, आई मिस्ड यू। रुद्रांश तान्या के टॉप को उसकी बॉडी से अलग करता हुआ बोला, कोशिश करूंगा अपने मिसिंग होने की पूरी भरपाई करूं। बोल रुद्रांश बेसब्र हो तान्या को एक बार फिर किस करने लगता है। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन मिश्का की नींद खुली। वो अधिराज के शोल्डर पर सिर रखे सो रही थी। अधिराज नींद में हिलते हुए धीरे से अपने हाथ मिश्का के पेट से हटा लेता है। अधिराज के हाथ हटाते ही मिश्का को अपने पेट में कुछ मूवमेंट्स महसूस हुए। मिश्का चौंकते हुए अपने पेट पर हाथ रखती है। इस बार कोई मूवमेंट नहीं होती, पर उसके चौंकने से अधिराज की नींद जरूर खुल जाती है।
अधिराज आंखें खोल मिश्का से इशारे में पूछता है, क्या हुआ? मिश्का नामे सिर हिला देती है। दोनों जल्दी ही फ्रेश होकर घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अधिराज को ऑफिस भी जाना था। रास्ते में अधिराज मिश्का से बोला, सॉरी बटरफ्लाई, कल काम में इतना बिजी हो गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। मिश्का मुंह बनाती हुई बोली, आपका तो ये हर बार का है, पहले गलती कर लो फिर सॉरी बोल दो। मिश्का का क्या है, वो तो माफ कर ही देगी। कभी जो ना मानी तो अपनी प्यारी प्यारी बातों से बहला लो। पर सच बोलूं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम बीवियां होती ही इमोशनल फूल्स हैं। इमोशंस की भूख ही, जिसका फायदा हर बार हस्बैंड्स उठा ही लेते हैं। अधिराज स्माइल करते हुआ बोला, ओ मेरी अबला नारी, डायलॉग मारना हो गया हो तो पॉइंट पर आओ और बोलो क्या चाहती हो। मिश्का अधिराज से नजरें चुरा विंडो से बाहर देखती हुई बोली, वो मुझे कॉलेज फेयरवेल में जाना है। अधिराज बिना एक पल सोचे बोला, हाँ तो जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, कोई बीमार नहीं जो कहीं आ जा नहीं सकती। इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है बटरफ्लाई, बस बता दिया काफी है। पहले तुम बीवियां धीरे धीरे खुद अपनी सारी डोर हम हस्बैंड्स के हाथों में दे देती हो, फिर जब हम कंट्रोल करने लगते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती है। पहले ही बता चुका हूँ ये तुम्हारी लाइफ है। हाँ बेबी है तो बस ख्याल एक्स्ट्रा रखना है तुम्हें। तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास हमारा बेबी है बटरफ्लाई, मैं बस उसका ख्याल रखता हूँ। तुम्हें कंट्रोल करने की ना ही तो कभी कोशिश की ही न कभी करूँगा। मिश्का मुस्कुराती हुई अधिराज के पास जा उसके गाल पर किस कर लेती है। अधिराज कार साइड में रोकता हुआ बोला, बहुत दिन हो गए बटरफ्लाई, एक किस कर लूं। मिश्का मुस्कुराती हुई हाँ में सिर हिला देती है। अधिराज अपनी सीट पीछे शिफ्ट कर मिश्का को अपनी गोद में बिठा उसे काफी देर तक स्लोली और सॉफ्टली किस करता है। दोनों आंखें खोल एक दूसरे को देखते हैं। अधिराज एक बार फिर मिश्का के होठों को हल्के से छूता हुआ बोला, लव यू बटरफ्लाई। ये काफी तो नहीं पर ठीक है चलेगा, पता नहीं और कितने दिन इस कंट्रोल मोड में रहना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मिश्का अपनी सीट पर वापस बैठते हुए बोली, राज हम चाहे तो डॉक्टर ने कहा है ये 3 महीने सेफ हैं। अधिराज उसकी बात पूरी होते ही बोला, नो बटरफ्लाई, मैं बेबी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम दोनों मेरे साथ मेरे पास हो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मिश्का अब कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इस मामले में उसकी और अधिराज की फीलिंग बेबी को लेकर बिल्कुल सेम थी। वहीं दूसरी तरफ तान्या की नींद खुली, वो बेड पर अकेली थी। वो बेड पर उठकर बैठ गई। उसे डर था कि कहीं रुद्रांश फिर उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। तभी उसकी नजर साइड में रखे बाथरोब पर गई, जहां एक पेपर के साथ एक रोज भी रखा था। तान्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो पेपर उठाकर पढ़ती है, सॉरी तान्या, जाना जरूरी था, उम्मीद है आप समझेंगी। कल रात के लिए थैंक्स, और सॉरी भी। आई प्रॉमिस ये काम पूरा होते ही मैं अपनी सारी प्रायोरिटी हमारे रिश्ते को दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो डेस्क पर आपकी दवाइयाँ रखी है, शाम को मिलते हैं डिनर पर। लव यू। रुद्रांश की ये एक छोटी सी कोशिश आज उसके एब्सेंस में भी तान्या के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे हुई थी। वो कहते हैं ना, गलती तो बस जीवन का एक पन्ना है, वहीं हमारा रिश्ता एक पूरी किताब है, जरूरत पड़ने पर वो एक पन्ना फाड़ देना, पर उस एक पन्ने की वजह से पूरी किताब कभी मत खोना। शाम का वक्त। अधिराज, रुद्रांश, तरुण और दिशा सुबह से मार्क से कांटेक्ट बनाने में लगे हुए थे।
फाइनल कहीं शाम को उन्हें मार्क से कांटेक्ट करने की एक उम्मीद मिली। सभी लोग मार्क के हर लोकेशन पर कांटेक्ट कर रहे थे। फाइनली एक लोकेशन पर उन्हें मार्क की वॉइस सुनने को मिली, जो कि इंडिया से काफी दूर यूरोप रोमानिया में थी। अधिराज को डर था कहीं कांटेक्ट टूट ना जाए। वो गड़बड़ाता हुआ बोला, हे मार्क, इट्स अधिराज हेयर। जिसके बाद अधिराज उसे सेफ रहने को बोलता है और फेक सिग्नेचर के बारे में भी बताता है। सामने से मार्क बोलता है, बट भाई, मेरे पास कोई डील के पेपर्स नहीं पहुंचे, ना ही आप लोगों के साइन किए हुए कोई पेपर्स। ये सुन अधिराज का दिमाग बिल्कुल शट हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अधिराज उसे सेफ रहने को बोल कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तरुण फाइल डेस्क पर पटकता हुआ बोला, आई न्यू इट, जानता था मैं। भाई अब भी समझो आप, कोई आपको टारगेट कर रहा है। मार्क बस हमें गुमराह करने का एक जरिया था। तरुण बोल रहा था जब अधिराज के फोन पर किसी अननोन नंबर से टेक्स्ट आया, जितने हाथ पैर मरने हैं मार लो अधिराज, क्योंकि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आज कुछ तो खोना ही पड़ेगा तुम्हें, 1 2 या 3। खोने की गिनती कितनी होगी ये तो आने वाला वक्त ही समझ रहे हो ना। अधिराज एक नजर सभी को देख अपना फोन डेस्क पर रखता हुआ बोला, तरुण इज राइट। सभी उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। अधिराज बोला, खोने को क्या है मेरे पास, बिजनेस, फैमिली। रुद्रम नामे सिर हिलाता हुआ बोला, घर के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाना इम्पॉसिबल है। अधिराज सोचता हुआ बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूँ यार, कोई वॉरियर या सुपरहीरो नहीं जो एक वक्त पर हर जगह पहुंचकर सब कुछ ठीक कर दे। कुछ सोचता हुआ अधिराज एक बार फिर बोला, बिजनेस की मुझे फिक्र नहीं, और घर के बाहर। बाहर सुनते ही तरुण बोला, तृप्ति, वो लोग आज कॉलेज के फेयरवेल में गए हैं। ये सुनते ही अधिराज के होश उड़ गए। उनमें से कोई कुछ समझ पता उससे पहले कॉन्फ्रेंस रूम के टेलीकॉम बजा। दिशा टेलीकॉम स्पीकर पर रख देती है। सामने से एक आदमी बोलता है, तरुण सर, आपका कहना सही था, फैक्ट्री में आग लगी है। वो भी एक नहीं, नई और पुरानी दोनों में ही। ये खुद से नहीं लगी लगाई गई है। हमने लास्ट मोमेंट तक शॉर्ट सर्किट का ध्यान रखा था। आपके कहने पर सारे वर्कर्स को वक्त रहते बाहर करवा दिया गया था। बस कुछ सामान। इतना बोला वो आदमी चुप हो जाता है। तरुण ऑर्डर देता हुआ बोला, आपको पता है आगे क्या करना है, तो कीजिए। मुझे बस सारी इंफॉर्मेशन देते रहिए, नुकसान की फिक्र मत कीजिए। सारे वर्कर्स ठीक है, इतना काफी है। आई वॉन्ट एवरीथिंग क्लियर, बोल तरुण कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अधिराज रुद्रांश को देख बोला, तेरी एक रीड तो सही निकली। ये जो भी है इसने कहा मैं 1 2 या 3 चीजें खोने वाला हूँ, 2 तो शायद ये फैक्ट्री ही होनी थी। विवान को कॉल करो। अधिराज रुद्रांश को देख बोला। इधर कॉलेज में मिश्का नित्या और विक्रांत के साथ बैठी फेयरवेल एंजॉय कर रही थी। फेयरवेल का फंक्शन लास्ट ही होने वाला था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे सिवाय 2 लोगों के, वाणी और लुइस। लुइस वाणी से बोला, तुम्हें ये करना ही होगा वाणी, हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। मिश्का का बेबी अभी इस दुनिया में नहीं आया, उसके साथ इमोशंस अभी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है सबके, पर विवान, चाहे जो भी ही विवान कभी दोस्त था। मैं जा रहा हूँ विवान को सारी बातें बताने। वाणी एक नजर मुस्कुराती हुई मिश्का को देख बोली, मुझसे ये नहीं होगा लुइस। मिश्का ने वाइट कलर का नी लेंथ फ्रॉक पहना था। पानी टेल बाल बंधे हल्के मेकअप में वो बेहद क्यूट लग रही थी। उसकी बेबी बम्प थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी थी।
इसलिए वो ढीले कपड़े पहन कर आई थी। लुइस हार मान वाणी को याद दिलाता हुआ बोला, भूलो मत वाणी, उनके पास हमारी उस रात की वीडियो है। यूं समझ लो आज या तो तुम खुद को बचा सकती हो या फिर मिश्का और उसके बेबी को, चॉइस तुम्हारी है। वाणी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले आगे बढ़ जाती है। वहीं लुइस विवान के पास जा उसे साइड में आने को बोलता है। विवान मुंह बना लुइस के पीछे चला जाता है, क्योंकि विवान का लुइस से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लुइस विवान से बोला, तुम वाणी से बात नहीं कर रहे इसलिए उसने मुझे तुम्हें कुछ बताने को कहा है। विवान लुइस को इग्नोर करता हुआ बोला, जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे नहीं वाणी की बातों में इंटरेस्ट है, न ही तुमसे बात करने में। लुइस को विवान का एटीट्यूड देख काफी गुस्सा आ रहा था। लुइस अपने फोन पर एक पेपर की तस्वीर दिखाता हुआ बोला, और मार्क में इंटरेस्ट है तुम्हें? तुम्हें आइडिया भी है विवान किस पेपर पर साइन किए हैं तुमने? विवान पेपर देख हैरान था। पेपर मार्क के इलीगल बिजनेस डील्स के थे, जिस पर विवान के सिग्नेचर थे। पेपर्स पर अपने सिग्नेचर देख विवान शॉक्ड था। लुइस फोन बंद करता हुआ बोला, तुम्हारी वजह से मार्क की जान खतरे में है। तुम्हारे सिग्नेचर भले ही वाणी ने धोखे से लिए हों, पर ये पेपर्स मुझे मेरे भाई के पास से मिले हैं। वाणी अपनी गलती सुधारना चाहती है विवान। लुइस विवान को एक लोकेशन शेयर करता हुआ बोला, ये एक आखिरी चांस दे रहा हूँ तुम्हें, मार्क को बचाकर खुद को इनोसेंट प्रूव कर लो, जाओ विवान। विवान एक नजर लुइस के भेजे हुए लोकेशन को देखता है। उसे रुद्रांश तरुण की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है। विवान जैसे ही कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ता है, तभी आसपास एक हल्ला सा मच गया। कॉलेज के गेट पर पुलिस विवान को अरेस्ट करने आई है। कुछ लड़के और गार्ड्स विक्रांत को आकर इस बारे में बताते हैं। विक्रांत विवान को हर तरफ ढूंढने लगता है। वहीं विवान को सारा मैटर समझ आ चुका था। वो समझ चुका था पुलिस उसे मार्क के साथ इलीगल बिजनेस करने के मामले में अरेस्ट करने आई थी। विवान कॉलेज के पिछले गेट के तरफ भागता है। विक्रांत उसे बैंक गेट के तरफ जाते देख चिल्लाता हुआ बोला, विवान स्टॉप, तुम्हारी हरकतें पुलिस को सही साबित कर रही। विवान थोड़ा हड़बड़ाहट हुआ बोला, सर लाइफ में कभी मुझ पर इतना सा भी ट्रस्ट किया हो ना, तो प्लीज इस वक्त बिना कोई सवाल किया मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आई प्रॉमिस मैं कुछ देर बाद खुद आपके पास चल कर आऊंगा। इट्स इम्पोर्टेंट सर, जस्ट वनस प्लीज सर। विक्रांत सोचता हुआ एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके, गो फास्ट, पर याद रखना जस्ट वनस। विवान हाँ में सिर हिला वहां भागता हुआ बाहर चला जाता है। इधर स्टेज के तरफ अलग ही शोर मचा हुआ था। लगभग सभी को कॉलेज में पुलिस के आने की खबर मिल चुकी थी। तृप्ति भागती हुई स्टेज के पास आ मिश्का और नित्या से बोली, वो पुलिस विवान को अरेस्ट करने आई है। नित्या और मिश्का हड़बड़ाते हुए तृप्ति के साथ गेट के तरफ जाने लगते हैं। तभी वाणी पीछे से आकर मिश्का को जोरदार धक्का मार देती है। मिश्का गिरते हुए भी किसी तरह अपने पेट के नीचे अपने हाथ रख लेती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जमीन से जा टकराता है। उसके नाक और होंठों से खून गिरने लगता है। उसका चेहरा पल भर में खून जो जाता है। खुद पर ध्यान न देते हुए मिश्का अपने पेट को पकड़ दर्द से फर्श पर सिमटने लगती है। नित्या मिश्का के पीछे थी इसलिए वो वाणी को धक्का देते हुए साफ देख लेती है। वाणी घबराते हुए एक नजर नित्या को देखती है। नित्या मिश्का को संभालते हुए वाणी को गुस्से से घूरते हुए बोली,
इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी वाणी, तुम सच में एक साइको क्रिमिनल हो। नित्या मिश्का की हालत देख फौरन उसे कॉलेज एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाती है। तृप्ति और नित्या मिश्का के साथ हॉस्पिटल चली आती है। पूरे रास्ते नित्या और तृप्ति मिश्का के चेहरे को कॉटन से साफ कर रहे थे। मिश्का एक हाथ से नित्या के हाथ को पकड़ती हुई बोली, नित्या बेबी, बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज जिदी। नित्या मिश्का को समझाती है, कुछ नहीं होगा मिश्का, प्लीज ज्यादा चटपटाओ मत, अब तक सब ठीक है। मैंने तान्या को कॉल कर दिया है, हम बस डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं। विक्रांत पुलिस को पूरे कॉलेज में विवान को सर्च करने की इजाजत दे देता है। विवान पुलिस को कहीं भी नहीं मिलता। विक्रांत अधिराज को पुलिस और विवान के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। ये सुन अधिराज को बेहद गुस्सा आ रहा था। वो दिशा से बोला, कॉन्फ्रेंस में लो सभी को। दिशा एक साथ स्टेट के जाने माने पॉलिटिशियन और पुलिस डिपार्टमेंट के हेड को कॉन्फ्रेंस में लेती है। अधिराज गुस्से में उन पर चिल्लाता हुआ बोला, पैसों में कहाँ कमी रह गई नेताजी? और आप मिस्टर राणा, हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की मेरे भाई तक अरेस्ट वारंट लेकर जाने की? सामने बैठा नेता बोला, अरेस्ट वारंट, वो भी आपके भाई तक? पुलिस वाला डरता हुआ बोला, कोई गलत फहमी हुई है सर, हम ऐसा क्यों करेंगे, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो हम इस बारे में पहले आपको इन्फॉर्म कर देते सर। अधिराज अपना रोब और गुस्सा जताता हुआ बोला, नहीं पता तो अब बता रहा हूँ। विवान आर्यन भाई है मेरा, अब आप जानो कैसे संभालना है इस केस को। मुझे मेरे भाई के आसपास एक पुलिस वाला नहीं चाहिए, वरना आपकी एक गलती मेरे साथ साथ स्टेट के कई फैसलों को बदल सकता है। समझ रहे हैं ना? बोल अधिराज कॉल कट कर देता है। अधिराज या विक्रांत किसी को भी अब तक मिश्का के बारे में नहीं पता था। अधिराज जब कॉन्फ्रेंस में बिजी था तब तरुण तृप्ति को कॉल कर उसके बारे में पूछता है, हेलो तृप्ति, आप ठीक हो ना? इधर से तृप्ति रुंधे हुए गले से जवाब देती है, तरुण तरुण वो मिशी। तरुण बेबी, मिशी और बेबी की हालत ठीक नहीं। वाणी बहुत बुरी है तरुण, बहुत बुरी है वो, जो करना है करो, इस बार उसे छोड़ना मत, वो माफी के लायक नहीं है। हम मिशी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही तरुण कॉल कट कर अधिराज को देखता है, जो पहले से ही काफी परेशान था। पहले 2 फैक्ट्रियों में आग लगने की बात, फिर विवान के अरेस्ट वारंट की खबर, और अब उसके जान से भी ज्यादा प्यारी वाइफ और होने वाले बच्चे की बुरी खराब। तरुण के समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात अधिराज को बोले तो आखिर बोले कैसे। तभी रुद्रांश की नजर तरुण पर गई, जो बस हैरानी से अधिराज को देखे जा रहा था। रुद्रांश तरुण के बाजू को पड़ बोला, क्या हुआ, क्या छिपा रहा है, मुझे बता। तरुण आंखों में आंसू लिए बोला, तृप्ति और नित्या भाभी मिश्का जी को हॉस्पिटल लेकर गई हैं। कंडीशन क्या है ये तो हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा। रुद्रांश तरुण से बोला, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तू भाई को संभाल। तान्या को कॉल कर देता हूँ, वो डॉक्टर रेडी रखेंगी। इससे पहले कि रुद्रांश तान्या को कॉल करता, तान्या अधिराज को कॉल कर देती है। तान्या को फैक्ट्री और विवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अधिराज के फोन में तान्या का कॉल आता देख रुद्रांश झट से टेबल पर रखे अधिराज के फोन को आप हाथ में उठा लेता है। रुद्रांश की हरकत देख अधिराज बोला, कॉल स्पीकर पर डालो। रुद्रांश बात बदलता हुआ बोला, भाई तान्या का कॉल है, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। अधिराज हताश सा टेबल पर हाथ पटकता हुआ बोला,
जितना बोला है उतना करो या फिर यहाँ से चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। अब तक तान्या का कॉल कट चुका था। रुद्रांश चैन की सांस लेता उससे पहले एक बार फिर फोन बजता है। अधिराज रुद्रांश के हाथ से फोन छीन कॉल रिसीव करता है। सामने से तान्या की हड़बड़ाई और घबराई हुई सी आवाज आती है, भाई प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, मिशी को काफी चोट आई है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, प्लीज भाई जल्दी आइए। ये सुन अधिराज के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इतना कुछ होने के बाद भी जिस अधिराज का दिमाग काम करना बंद नहीं किया था, मिश्का की एक बुरी खबर मिलते ही उसका दिमाग शांत पड़ चुका था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ मिश्का और अपने बच्चे का ख्याल आ रहा था। अधिराज शांत सा चेयर पर बैठता हुआ बोला, रुद्र, विवान की सिचुएशन संभाल सकते हो? रुद्रांश हाँ ने सिर हिला देता है। अधिराज तरुण और दिशा को देख बोला, तुम दोनों फैक्ट्री और बिजनेस के लॉसेज देख लोगे। तरुण हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, हम सब संभाल लेंगे भाई, आप प्लीज हॉस्पिटल जाइए। अधिराज हाथ फैला हताश सा सांस लेता हुआ बोला, मेरे बाइक की चाबी दे तरुण, मैं जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचना चाहता हूँ। तरुण चाबी देता हुआ बोला, आप ड्राइव कर पाओगे भाई? अधिराज हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ तरुण, एटलीस्ट मिश्का से तो बेहतर सिचुएशन में ही हूँ। अधिराज की आंखें लाल हो चुकी थी। वो रोना चाहता था पर उसका ऑरा उसे रोने की इजाजत नहीं दे रहा था। अधिराज हिम्मत कर बाइक से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अधिराज हॉस्पिटल पहुंचता है। तृप्ति, नित्या और तान्या तीनों एक वार्ड के बाहर बैठी डॉक्टर के बाहर निकलने का वेट कर रही थी। अधिराज को देख तृप्ति भागकर उसके पास गई और उसके सीने से लग हकलाती और रोती हुई बोली, भाई भाई वो मिशी खून भाई, उससे बहुत चोट आई है, प्लीज इस बार उस वाणी मत छोड़ना। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई, तुम उसकी फिक्र मत करो तृप्ति, मैं वादा करता हूँ इस बार उसे उसके किए की सजा खुद मैं दूंगा। ये आदमी कोई और नहीं विक्रांत था। अधिराज गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बिंचता हुआ बोला, नो, इस बार सबकी सजा मैं तय करूंगा, वैसे भी काफी दिन हो गए क्वालिटी दिखाए। लोगों के जहन से अधिराज आर्यन का खौफ खत्म सा होता दिख रहा है। वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरी फैमिली को हाथ लगाए, एक एक को चुन चुन कर सजा दूंगा। अधिराज अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था जब वार्ड खोल एक डॉक्टर दो नर्स के साथ बाहर आए। अधिराज को देख डॉक्टर वहीं रुक गए। अधिराज बस उसे देख रहा था। इस वक्त अधिराज की एक नजर ही काफी थी किसी को भी डराने के लिए। अधिराज कुछ बोलता इससे पहले मिश्का की गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा वार्ड से बाहर निकली। उन्हें देख अधिराज के मन में एक साथ कई सवाल आने लगे। डॉक्टर नेहा अपनी ग्लव्स निकाल नर्स को देती हुई बोली, आई मस्ट से मिस्टर आर्यन, आपकी वाइफ की एज भले ही कम हो पर मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है। अपने बच्चे को लेकर बेहद प्रोटेक्टेड हैं वो। शी इज अ फाइटर। आई डोंट नो उनका दिमाग इंस्टेंटली कैसे काम कर गया, पर गिरते वक्त अपने पेट को हाथों से कवर कर लिया उन्होंने, जिस वजह से आज आप दोनों का बच्चा अब भी उनके अंदर सांसें ले रहा है। फुल बेड रेस्ट, जितने ज्यादा दिन हो सके, कम से कम 1 महीने तो जरूर। गिरने की वजह से उनकी ओवरी वीक हो गई है। इस वक्त ओवरी पर ज्यादा प्रेशर देना ठीक नहीं होगा। 5th मंथ होने की वजह से भी शायद। बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ी प्रॉब्लम्स है जो मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी। बाकी मिसेज आर्यन की बॉडी पर कितनी चोटें आई?
है ये आप डॉक्टर श्यामल से पूछ सकते हैं। डॉक्टर नेहा के बगल में खड़े डॉक्टर श्यामल हिम्मत कर बोले, फेस और हेड पर काफी चोटें आई हैं। पेट को बचाते वक्त उनका सिर और चेहरा फर्श पर बुरी तरह गिरा है। नाक और कलाई की छोटी सी हड्डी मिसप्लेस हुई है जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, बाकी आप उन्हें खुद देख सकते हैं। डॉक्टर नेहा बोली, दवाइयों की वजह से फिलहाल नींद में हैं। कुछ देर में होश आ जाएगा, बोल दोनों डॉक्टर और नर्स वहां से कह के जाते हैं। अधिराज तान्या और तृप्ति को देख बोला, मिश्का और बेबी ठीक हैं। ड्राइवर गाड़ी लेकर आ रहा। तुम दोनों घर चले जाओ। घर पर सभी को संभालो। मैं मिश्का को कुछ देर बाद घर के कराता हूँ। ये सुन तान्या अधिराज को देखने लगती है। अधिराज तान्या को देख बोला, रुद्र विवान को ढूंढने गया है। इस वक्त इससे ज्यादा कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं है। तुम दोनों खुद ही बात कर लो तरुण और रुद्र से। तरुण तृप्ति एक बार मिश्का को देखने अंदर रूम में चले जाते हैं। अधिराज नित्य को देख बोला, थैंक यू मिसेज खुराना, मिश्का को टाइम पर हॉस्पिटल लाने के लिए। नित्या हाँ में सिर हिलाती हुई बोली, आई एम सॉरी मिस्टर आर्यन। कहीं न कहीं इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। वाणी को माफ ना किया होता तो आज ये सब होता ही नहीं। उसे माफ करने की सजा आज मिश्का को मिल रही है। अधिराज एक नजर विक्रांत को देख बोला, डोंट वरी। इस बार उसे कोई माफी नहीं मिलेगी, ना ही कोई रहम मिलेगा। वाणी विक्रांत की बहन थी। ये सब सुनते हुए विक्रांत को काफी दुख हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। वाणी ने कांधी कुछ ऐसा किया था कि अब उसे सजा मिलनी ही थी। तान्या बाहर आती हुई बोली, भाई हम दोनों घर जा रहे हैं, आप मिशी के पास चले जाए, उसे किसी भी वक्त होश आ सकता है। होश में आने पर वो पैनिक ना करने लगे। अधिराज हमें सिर हिला रूम के अंदर चला जाता है। मिश्का को यूं बेजान सा बेड पर पड़ा देख मानो अधिराज के दिल के टुकड़े हो रहे थे। जैसे किसी ने उसकी हर वक्त हंसती मुस्कुराती शरारती बटरफ्लाई के पंख नोच दिए हों। उसके चेहरे पर इतनी खरोंचें थी जैसे कांच से वार किए गए हों। उसके नाक, चीन और सिर पर छोटी छोटी पट्टी लगी थी। उसके लेफ्ट हैंड पर प्लास्टर लगा था। अधिराज मिश्का के पास बैठ उसके पेट पर अपने हाथ फेरता हुआ बोला, आई प्रॉमिस बेबी। जिस किसी ने आपको और आपकी मम्मा को तकलीफ दी है, मैं उसका अस्तित्व ही मिटा कर रख दूंगा। आप दोनों पर बुरी नजर डालने वालों की आंखें निकाल फेंकूंगा, आई प्रॉमिस। अधिराज बोल रहा था जब मिश्का धीरे से आंखें खोल अधिराज को देखती है। अधिराज को देखते हुए उसके आंखों के कोनों से आंसू की बूंदें ढलकर गिर जाती है। अधिराज मिश्का को देखता है जो उसे ही देख रही थी। उसके आंखों से बह रहे आंसू को पोंछ अधिराज झुककर उसके सिर पर किस करता हुए बोला, सब ठीक है माय स्टील लेडी। तुम्हें आइडिया भी है आज तुमने एक साथ कितनों की जान बचाई है। मिश्का नासमझी से अधिराज को देखती है। अधिराज उसके पेट को सहलाता हुआ बोला, मेरी, अपनी, हमारे फैमिली की। अधिराज बोल रहा था गजब उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। वो झट से अपने हाथ पीछे खींच लेता है। ये देख मिश्का मुस्कुराती हुई बोली, वो आपके टच को महसूस कर सकता है राज। या यूं कहीं वो फिलहाल मुझसे ज्यादा आपके टच को महसूस करता है। बोल मिश्का हाँ में सिर हिला देती है। अधिराज एक बार फिर धीरे से अपना हाथ मिश्का के पेट पर रखता है। इस बार उसे बच्चे की मूवमेंट साफ महसूस होती है। अधिराज खुशी से रो पड़ता है। काफी देर से उसकी आंखों में थमे आंसू आखिरकार हार मान गिर ही पड़ते हैं।
मिष्का अधिराज को यूं रोता देख उठने की कोशिश करने लगती है। अधिराज उसके कंधों को पकड़ उसे वापस बेड पर सुला उसके गले में अपने चेहरे को छिपाता हुआ बोला, आज सालों बाद हारा हुआ सा महसूस हो रहा था, सब कुछ आंखों के सामने बिखरता हुआ। अधिराज की बात पूरी होने से पहले मिष्का बोलती है, किसी शायर ने कहा था, कुछ दर्द होने चाहिए जिंदगी में जनाब, जिंदा होने का एहसास बना रहता है। उसकी बात सुन अधिराज सिर उठा उसे देखता है। मिष्का हाँ में सिर हिलाती हुई बोली, पता है शेर शिकार क्यों करता है? जंगल में अपना खौफ बनाए रखने के लिए। वक्त वक्त पर जंगल के बेवकूफों को ये याद दिलाने के लिए कि किंग को किंग क्यों कहते हैं। शायद ये वही वक्त है। अधिराज मिष्का की आंखों में देखता हुआ बोला, मेरे चैलेंजेस को एडवेंचर का नाम दे रही हो? बटरफ्लाई। मिष्का अपने दांत पिसती हुई बोली, हमारे बेबी के साथ जो होने वाला था उसे किस चीज का नाम दूं, आप ही बता दो राज। आज इस एक हादसे में समझा दिया, सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती है या चली जाती है। दिस टाइम आई वॉन्ट माई मॉन्स्टर बैक। आपके दुश्मन को उनकी औकात दिखा दो राज। अधिराज मिष्का को ध्यान से देख रहा था। उसने मिष्का को इतने गुस्से में शायद ही कभी देखा था। अब तक उसे लगता था मिष्का सिर्फ प्यार करने के लिए बनी है। आज पहली बार उसने मिष्का का ये रूप देखा था। ये शायद उसके अंदर की माँ बोल रही थी जो अपने बच्चे पर किसी की बुरी नजर तक बर्दाश्त नहीं करती। कभी कभी हालत इंसान को वो भी बना जाती है जो वो कभी बनना ही नहीं चाहता था। अधिराज मिष्का के हाथ को अपने हाथ में थमता हुआ बोला, मैं जानता हूँ। चालाकी, बुराई और बेशर्मी के मिश्रण को आजकल होशियारी कहते हैं। डोंट वरी बटरफ्लाई, तुम्हारे हस्बैंड में ये तीनों खासियतें हैं। अधिराज नहीं चाहता था मिष्का इस कंडीशन में इतना स्ट्रेस ले, इसलिए वो उसके मूड को चेंज करने की कोशिश करता है। वो मुस्कुराते हुए मिष्का को ध्यान से देखने लगता है। अधिराज की प्यार भरी नजरों को देख मिष्का स्माइल करती हुई बोली, क्या देख रहे राज? कहीं इस दागों से भरे चेहरे में अपनी खूबसूरत बटरफ्लाई को तो नहीं ढूंढ रहे ना? अधिराज बोला, ढूंढा उसे जाता है जो कहीं खो गया हो। मेरी बटरफ्लाई तो यही है, फिर उसे क्या ढूंढना? तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही खूबसूरत हो जितनी हमारी शादी वाले दिन थी, जब पहली बार सीढ़ियों पर टकराई थी मुझसे। एक ही टक्कर में मेरा सारा का सारा सुख चैन छीन ले गई। अधिराज की बात सुन मिष्का मुंह बनाती हुई बोली, जी बिल्कुल छीना होगा। मैं आपकी जिंदगी की वो आफत हूँ मिस्टर आर्यन जिसे आपने बड़े शौक से अपने गले डाला था। झेलो अब पूरी जिंदगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। अधिराज धीरे से मिष्का के होठों अपने होठों से छूता हुआ बोला, दूसरा ऑप्शन चाहिए किसे बटरफ्लाई? मेरे लिए इस शोर भरी दुनिया में इकलौता सुकून हो तुम। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो तुम। और आज तो तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बन गई। मिष्का कुछ सोचती हुई बोली, घर जाना है राज। यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अधिराज हाँ में सिर हिला देता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहें सस्पेंस और ड्रामे से भरी अधिराज और मिष्का की ये प्यारी सी लव स्टोरी। कमेंट कर स्टोरी पर अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।